अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को कैसियो FX 991 ES प्लस और उस जैसे सिमिलर कैलकुलेटर जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व होते हैं, उस जैसे ऐसे सवाल सॉल्व करवाऊंगा जो ना सिर्फ आपको डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में काम आएंगे बल्कि उन यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में जैसे NID और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंस, उनके टेस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि एक रूट्स निकालने वाला सवाल है। हमारे पास इक्वेशन दी हुई x² + 3x + 9। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जानना लाजमी है, मगर कैलकुलेटर में हमें बगैर इक्वेशन के जाने इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम मोड में जाएंगे। मोड में जो इक्वेशन का जो है जो इक्वेशन ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद मोस्टली कैलकुलेटर कैसियो 991 ES प्लस है, उसके अंदर ये ऑप्शन 3 दिया हुआ है। डिफरेंट कैलकुलेटर में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल, तो हम इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन में जाएंगे जो कि 1 ऑप्शन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसके लिए हम कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1 है, b कोफिशिएंट हमारे पास 3 है और ये c कोफिशिएंट हमारे पास 9 है। और ये हमारे पास इसके 2 रूट्स आ गए जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं 1 2। हमारा दूसरा सवाल क्वेश्चन 1 के सिमिलर है जो कि एक थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने का प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर है। हम मोड में जाएंगे, इक्वेशन 5 का ऑप्शन चूज़ करेंगे और ये हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे और हम इसके अंदर कोफिशिएंट पुट करेंगे। x³ का कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट 4 7 और ये हमारे पास 8। इसके हमारे पास 3 रूट्स आ जाएंगे और इसमें 2 हमारे पास रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं और एक रियल रूट है। क्वेश्चन 2 को हाथ से सॉल्व करने में एक डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक फैक्टर निकालना पड़ता है जिससे हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेकअप करते हैं और इसे ब्रेकअप करने के बाद फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालते हैं। जब हमारे पास ये फैक्टर मालूम ना हो तो और हम आसानी से 2 मिनट में ये काम आराम से कैलकुलेटर से कर सकते हैं और ये हमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं और वहाँ टेस्ट में भी हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन 3 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर ये 2 इक्वेशन होती है तो उन्हें सॉल्व करना बड़ा आसान है, मगर जब 3 इक्वेशन आ जाती हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इस सवाल को 2 तरह से लिखा जा सकता है, या तो मैट्रिक्स फॉर्म में या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में। इसे सॉल्व करने का तरीका सिमिलर है क्वेश्चन 2 और 1 के। हम सबसे पहले मोड में जाएंगे, इक्वेशन का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब हमारे पास 3 अननोन इक्वेशन का पैरामीटर मौजूद है। ये जो नए कैलकुलेटर आ रहे हैं कैसियो के, उसमें 4 अननोन इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं, मगर ये जो कैसियो 991 ES में 3 इक्वेशन अननोन इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाती हैं। हम क्वेश्चन ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे। अब हम इधर वैल्यूज कोफिशिएंट लिखेंगे 3 डी ऑप्शन में बस C है 2 5 8 0 7 2 9 1। दो ये हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ये A की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास इस सवाल के अंदर जो कि सिमिलर सवाल है x y z के बराबर है। ये हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो गई। क्वेश्चन 4 हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है तो मैं कहूँगा कि मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना। इसको सॉल्व फाइंड करने के लिए एडजॉइंट वगैरह जो भी है, को फैक्टर को माइनर सब निकालना पड़ता है, मगर कैसियो कैलकुलेटर ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। हम सिंपल जाएंगे मोड में हमारे पास एक मैट्रिक्स ऑप्शन है। हम 6 मैट्रिक्स ऑप्शन चूज़ करेंगे। हम इसके अंदर हम कोई सा भी मैट्रिक्स चूज़ कर सकते हैं। मैं मैट्रिक्स 1 चूज़ करता हूँ। मेरा जो मैट्रिक्स है ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3x3 मैट्रिक्स में जाने के लिए मैंने 3x3 ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया। अब मैं मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट करता हूँ 4 1 5 0 3 6 2 9 2। ये मैंने मैट्रिक्स सॉल्व की वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब मैं वापस AC का बटन दबाऊंगा और अब मैं जाऊंगा शिफ्ट मैट्रिक्स का बटन दबाऊंगा। इधर मेरे पास मैट्रिक्स A लिखा हुआ है, तो ये मैट्रिक्स A मैं पुट कर दूंगा। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है। मेरे पास इधर x इन्वर्स का फॉर्म लिखा हुआ है, वो बटन लगा है, मैं इसको प्रेस करूँगा, ये मेरे पास मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया बड़े आसानी से। एंट्री टेस्ट में आपके पास
मैट्रिक्स के इन्वर्स के आंसर दिए हुए होंगे। उस आंसर को चेक करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप आंसर्स को मल्टीप्लाई कर दें इस क्वेश्चन से, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। अभी इसके अंदर हाँ, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवानी है, उसका तरीका बिल्कुल सिमिलर है। आप शिफ्ट दबाएंगे, मैट्रिक्स करेंगे। हमने इसके अंदर मैट्रिक्स ए ऐड कर दिया था, अब मैट्रिक्स बी ऐड करेंगे जो कि इसका इन्वर्स है या फिर कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो उसका डेटा इनपुट करने के लिए हम ऑप्शन 1 चूज़ करेंगे और 2 में जाएंगे। 2 में हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स ऑप्शन 2 है, इसका हम डाटा ऐड करेंगे। ये मैंने आर्बिट्ररी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं। AC का बटन दबाएंगे, शिफ्ट मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए करूँगा मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट मैट्रिक्स बी, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी आ गया। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी आ गया। इसी तरह से मैं मैट्रिक्स की डिफरेंट डिटरमिनेंट भी निकाल सकता हूँ और ट्रांसपोज भी निकाल। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये ऐसा सवाल है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देता है। पहले तो इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद फिर इसकी लिमिट्स पुट करना, मगर कैलकुलेटर से इसे करना बड़ा आसान है। सबसे पहले हम मोड में कंप्यूटर ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन 1 चूज़ करेंगे। यहाँ हमें पास इंटीग्रेशन का ऑप्शन बना हुआ है, इंटीग्रेशन का ऑप्शन पुट किया। हम इधर देखेंगे अल्फ़ा एक्स स्क्वायर है मेरे पास मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा एक्स, ये हमने इधर फंक्शन लिख दिया है। अब फंक्शन की लिमिट पुट करेंगे। फंक्शन की लिमिट से हमारे पास है अल्फ़ा पाई और शिफ्ट पाई बाय 2, और जो हमारे पास सेकंड लिमिट है वो है शिफ्ट पाई। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लिमिट्स दी हुई हैं हमें रेडियन में दी हुई हैं और हम अभी इसमें डिग्री मोड पे काम कर रहे हैं। हम शिफ्ट दबाएंगे और इसमें रेडियन मोड में जाएंगे, तो शिफ्ट दबा के मोड में ऑप्शन 4 चूज़ करेंगे। ये हम रेडियन मोड में आ गए। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स इंटीग्रेशन का आंसर आ गया बड़ी जल्दी और आसानी से। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 हमें एक वर्ड दिया हुआ है करेज। इसे सॉल्व, इसके अंदर 7 लेटर्स हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम या तो 7 परम्यूटेशन 7 निकालें जो कि 7 फैक्टोरियल के बराबर है। मोस्टली लोगों को परम्यूटेशन का पता नहीं होता कि परम्यूटेशन किस तरह से होती है कैलकुलेटर में, तो ये मैं करके दिखाता हूँ। 7 शिफ्ट, ये यहाँ पर NPR लिखा हुआ है, ये परम्यूटेशन का सैम्पल आ गया। 7 क्रॉस परम्यूटेशन 7, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये जो कि 7 फैक्टोरियल के बराबर है। अब मैंने बहुत सौ को देखा है जो 7 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे होते हैं, जो कि एक लंबा प्रोसीजर है। इसे आसानी से सॉल्व करने का तरीका ये है कि 7 इधर मेरे पास शिफ्ट बटन दबाऊँ, इधर हमारे पास एक्स फैक्टोरियल का बटन है शिफ्ट, ये मैंने एक्स फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 की तरफ पढ़ते हैं। ये एक सवाल वैसे आता तो नहीं है, मगर इससे हम फंक्शन के बारे में डेटा निकाल सकते हैं, यानी कि फ़ंक्शन किस टाइप का है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि फ़ंक्शन की वैल्यू किस तरह से राइज कर रही है। तो इससे इसका टेबल बनाने का बड़ा आसान तरीका कैलकुलेटर में मौजूद है। हम जाएंगे मोड में, ये 7 ऑप्शन है, इस टेबल चूज़ करेंगे। अब इस फंक्शन को हम टाइप करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा दबा के एक्स पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब ये log 3 है। log 3 पुट करने का तरीका ये है कि हम ये log बटन दबाएं, ये इसका बेस 3 है और इसके जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब, और आगे हमारे पास है वैल्यू प्लस अल्फ़ा e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, ये मैंने फंक्शन पुट कर दिया। अब इसकी स्टार्ट वैल्यू मेरे पास है -5 और एंड वैल्यू मैंने कहा है 5, और मैं कहता हूँ कि इसको इंक्रीमेंट देता हूँ 0.5 का, यानी कि मेरे पास पहली वैल्यू -5 है, उसके बाद अगली वैल्यू होगी -4.5, इस तरह से जाते रहेंगे, 0.5 का इंक्रीमेंट होता रहेगा और मेरे पास इस फंक्शन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये एरर आ रहा है। इस एरर का मतलब ये है कि लॉग की जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। फिर आगे हमें पास ये 0.5 से लेके ये वैल्यू शो हो रही है और ये मेरे पास फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बड़ा आसान सा सवाल है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम मोड में जाके कॉम्प्लेक्स का ऑप्शन चूज़ करें 2 जो कि है,
अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे 2 + 5 और ये हमारे पास आयोटा। ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया है। इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हम दबाएं शिफ्ट कॉम्प्लेक्स, ये मेरे पास आर एंगल थीटा दिया हुआ है, इसे क्लिक करें, ये मेरे पास आंसर कन्वर्ट हो गया है। इसको करने का एक और तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट √2² + 5² करूँ, मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ 5/2 निकालूँ तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा। मगर हम जैसा कामचोर आदमी इसे आसानी से कैलकुलेटर में कर सकता है। मेरे पास दूसरा सा ऑप्शन ये है कि एक सवाल दिया हुआ है कि मेरे पास एक पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। इसको करने का तरीका सिमिलर है। मैं पहले जाऊँ 2, इधर मेरे पास शिफ्ट रूट करने में 2 ये, और मेरे पास एंगल है π/2, ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक एवरग्रीन सवाल है, जो कि ज़िंदगी में आपको हर जगह काम आएगा। एक्स तो आप वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मगर एक्स की वैल्यू फाइंड करना एक मुश्किल काम होता है, और ख़ास तौर पर इस जैसी क्वेश्चन जो कि एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। आप सबसे पहले मेक श्योर करें कि आप कंप्यूटर मोड में हैं, कंप्यूटर मोड में जाएं और उसके बाद ये इक्वेशन टाइप करें। 2000 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय ए की पावर x² इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू, वो थोड़ा सा आगे जाके, अल्फ़ा इज इक्वल टू 12। अब प्रेस करूँगा शिफ्ट और सॉल्व। अब ये x के लिए सॉल्व करेगा, और ये जो मेरे पास आंसर आया है ये x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इस तरह के सवाल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जहाँ पे मोस्टली इसको इटरेशन से किया जा सकता है, मगर ये कैलकुलेटर आपको ऑटोमेटिक इटरेशन करके इसका आंसर निकाल के दे देता है। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वेक्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले हम जाएंगे मोड, वेक्टर्स, वेक्टर ए सेलेक्ट करता हूँ। वेक्टर ए मेरे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो मैं इधर वेक्टर की वैल्यू पुट करूँगा 2 3 5, और अब मुझे दूसरा वेक्टर पुट करना है। उससे तरीका सिमिलर है जिस तरह हमने मैट्रिक्स में किया था। अब मैं जाऊँगा शिफ्ट वेक्टर्स डिम। अब मेरे पास वेक्टर ए ऐड कर दिया है, वेक्टर बी ऐड करना है, वेक्टर बी ऐड करूँगा। वेक्टर बी एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है जिसका z कंपोनेंट 0 है, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा 5 और 6 और ये 0। अब मुझे सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जो कि क्वेश्चन 10 की रिक्वायरमेंट है। मैं जाऊँगा शिफ्ट वेक्टर, ये वेक्टर 3 ऐड करूँगा, मल्टीप्लाई नहीं, शिफ्ट वेक्टर, ये डॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, डॉट शिफ्ट वेक्टर बी, ये मेरे पास डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ गया। डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, इनके कोएफिशिएंट को दोनों को कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाता है। मगर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, उसे सॉल्व करना पड़ता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मगर कैलकुलेटर से आराम से कर सकते हैं। शिफ्ट वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट वेक्टर बी, ये मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर। क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक सवाल है जिसमें सम ऑफ द सीक्वेंस मालूम करना है। सबसे पहले मोड में जाएंगे, कंप्यूटर ऑप्शन, यहाँ मेरे पास एक समेशन का सिंबल दिया हुआ है, ये रहा, तो इसे हम पुट करेंगे शिफ्ट समेशन। अब मेरे पास फंक्शन जो दिया है क्यूब रूट, तो मैं इधर शिफ्ट क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा ए की पावर स्क्वायर, और मेरे पास सीक्वेंस है वो 1 से लेके 20 की तरफ ऐड हो रही है। ये मेरे पास समेशन का आंसर आ गया। क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एंट्री टेस्ट के हवाले से। इस तरह के सवाल एंट्री टेस्ट में बहुत आ जाते हैं। इसमें मॉड्यूलस, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस इन्वॉल्व होती है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स सिंपल, इधर मॉड्यूलस ऑफ साइन एच हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ है। इसे सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले हम गए इंटीग्रेशन में फंक्शन लिखेंगे। पहले तो शिफ्ट एब्सोल्यूट का सिंबल डाला, इसके अंदर हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है साइन एच, तो ये हमने साइन एच पुट किया, ये अल्फ़ा एक्स पुट किया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसकी जो लिमिट्स हैं वो है 0 से लेके
2 पाई। मेक श्योर कि हमारे पास जो एंगल रेडियन में दिया हुआ हो, ये हम एवेलुएट करते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव निकालने का तरीका बिल्कुल इंटीग्रेशन के सिमिलर है। हम शिफ्ट दबाएंगे, डेरिवेटिव अब फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, x मल्टीप्लाई बाय ए की पावर x स्क्वायर, और इसको एवेलुएट करना है एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 आ गई, जो कि 1 के बराबर है। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं, जो कि बड़ा आसान सा है। मोस्टली प्रोबेबिलिटी का सवाल है, जिसमें हमें कहा जाता है कि एक किंग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ अ किंग फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड। तो इसके अंदर ये हमारे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन या फिर इसे चूज़ कहते हैं। तो हम 52 कॉम्बिनेशन 4, हमें फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आराम से कैलकुलेटर से ये एवेलुएट कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 और 17 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का सवाल है। सबसे पहले हम जाएंगे मोड में, हमारे पास इक्वेशन, टू अननोन इक्वेशंस। अब मैं इधर वैल्यूज पुट करूँगा, 3 5 2 4 2 7। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। इस तरह का सवाल पेपर में नहीं आता। मोस्टली जो सवाल आता है वो क्वेश्चन नंबर 17 जैसा आता है, जिसे अगर मैं सॉल्व करूं, फॉर एग्जांपल मैं 2 4 2 4 8 4, तो कैलकुलेटर मैथ एरर का आंसर देता है। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये या तो पैरेलल है इस एक दूसरी इक्वेशन से, या फिर ये थ्रू आउट इंटरसेक्टिंग है, यानी इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि 55 एक जो कि डेसिमल नंबर है, इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है या फिर हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हम मोड में जाएं और मोड में ऑप्शन 4 चूज़ करें, जो कि बेस n है। मैंने 55 नंबर लिखा और इसको इक्वल टू दबा दिया। अब अगर मुझे इसे डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। अगर इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये बाइनरी नंबर आ गया। इसी तरह से अगर मेरे को कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1 0 1 0 1 1, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्टली टिप्स हैं कैलकुलेटर के हवाले से। बाद औक़ात हमें कैलकुलेटर में कुछ वैल्यू स्टोर करनी पड़ती हैं फॉर फ्यूचर। तो उसे स्टोर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास 98 7 एक्सपोनेंट 6 एक वैल्यू है जो मुझे याद रखनी है, जो मुझे आगे इस्तेमाल करनी है। तो इसको स्टोर करना है मुझे। तो स्टोर करने का तरीका ये है कि मैं शिफ्ट दबाऊँ, ये STO। अब मैंने कहा कि मुझे A B C D इधर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं A में स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं A का बटन दबाऊंगा, ये वैल्यू A में स्टोर हो गई। अब मैं कहता हूँ कि भाई एक और वैल्यू है 982 एक्सपोनेंट -9। अब इस पर मुझे B में स्टोर करना है, तो मैं शिफ्ट STO दबाया और B में स्टोर कर दी। अब ये जो वैल्यूज़ है मेरे पास A में जो थी वो स्टोर हो गई थी, ये A की वैल्यू आ गई, और अगर मुझे B की वैल्यू चाहिए थी ये मेरे पास B की वैल्यू आ गई। इसे मैं फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में कंफ्यूज से रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे कि 89 डिवाइड बाय 2, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि शिफ्ट और ये S-D का बटन दबाया तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे टाइप करने का सही तरीका ये है कि शिफ्ट ये बटन दबाए और ये 5 2, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने का सही तरीका है, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है। वापस इसको अपनी असल फॉर्म में लाने के लिए शिफ्ट और S बटन दबाया तो ये अपनी असल फॉर्म में आ गया। हमें कैलकुलेटर में 40 कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, मोस्टली 40 कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमिबिलिटी, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, वैल्यू ऑफ कैपिटल G, स्मॉल g, एवोगैड्रो नंबर, इस तरह के बहुत सारे कांस्टेंट दिए हुए हैं।
अब हमारे पास इन सारी वैल्यूज़, अगर हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है तो इन वैल्यूज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर से आराम से हम इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि मुझे ये कैलकुलेटर के जो हमारे पास कवर होता है उसके अंदर एक टेबल दिया हुआ है, उस कवर में को देखें और उस कवर के अंदर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा मुझे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू चाहिए, उसका नंबर 24 है। मैं जाऊँगा शिफ्ट कॉन्स्टेंट, मेरे पास 24 दबाया तो ये मेरे पास एन ए लिखा आ गया जो कि एक एवोगैड्रो नंबर है, इज इक्वल टू बाय ये मेरे पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आ गई। इसी तरह से मेरे पास कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे इंच से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इंच फिट टू मीटर और जूल्स टू कैलोरी फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है जिसका यूनिट है 37, इसका तरीका ये है कि मैं शिफ्ट कन्वर्जन मैंने कहा 37, अब मेरे पास जो है फ़ारेनहाइट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला 89.73 और ये मुझे बता दिया ये मेरे पास 32.07 सेंटीग्रेड में। अगर मैं कैलकुलेटर में दो कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 + 3 एक कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ अल्फ़ा ये कॉलन 5 मल्टीप्लाई बाय log 2 ऑफ 58। अब जब मैं इज इक्वल टू दबाऊँगा तो मेरे पास ये पहली कैलकुलेशन आ गई, अब दूसरी कैलकुलेशन भी आ गई। इसी तरह से मैं मल्टीपल कैलकुलेशन और ज़्यादा भी कैलकुलेशन ऐसे इसी तरह से कर सकता हूँ। बाद अब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, हमें कुछ एंगल्स होते हैं वो रेडियन में चाहिए होते हैं, तो या तो मैं इधर शिफ्ट मोड में जाके पूरा कैलकुलेटर को मोड को रेडियन में कन्वर्ट कर लूँ, या फिर मैं इसका आसान तरीका एक और ये है कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ साइन ऑफ पाई बाय 2 और आगे मैं शिफ्ट बटन दबाऊँ, ये मैं बोलूँ कि ये रेडियन है तो और इसे ब्रैकेट बंद कर दूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से भी कर सकता हूँ। या फिर अगर मैं कहूँ कि ये जो पाई बाय 2 है ये मेरे पास डिग्री में है तो मैं इसको इज इक्वल टू दबा दूँ, ये एज अ डिग्री काउंट होगा क्योंकि ये मेरे पास कैलकुलेटर अभी डिग्री मोड में है। क्वेश्चन 8 के अंदर हमने पोलर कोऑर्डिनेट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट कन्वर्जन की। उस वक्त मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से वाकफियत के लिए उस दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। एक और तरीका जो कि आप बड़े आराम से पोलर कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कर सकते हैं, वो ये है कि आप शिफ्ट पोलर दबाएं। अब इधर मैं 5,5 डालूँगा, यानी रेक्टेंगुलर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन करनी है 5,5, तो ये मेरे पास अब पोलर कोऑर्डिनेट आ गया, एंगल 45 आ गया और जिसका मैग्नीट्यूड 7.07 है। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन करनी है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेरे पास फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने बोला 5,π/3 डिग्री मोड है, मैं चाहता हूँ ये रेडियन में हो तो ये रेडियन में कन्वर्जन कर दी। ये मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में आंसर आ गया, यानी पोलर कोऑर्डिनेट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। मुझे उम्मीद है कि आपने इस 19 सवाल से बहुत कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपको स्पॉन्सर की है पीस पाकिस्तान ने। पीस पाकिस्तान एक ऐसा पेज है जहां से आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स ओरिजिनल और डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। शुक्रिया।